अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। एमआर का हक में कामयाबी पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ भी इजहार तशक्कुर मनाया गया। मैं तो समझती हूं कि रोज़ाना के हिसाब से आप देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर हमारे जो आम आवाम है, पूरे मुल्क के अंदर एक जश्न का सा समा है। हर तरफ पाकिस्तानी झंडे भी लहरा रहे हैं, जिसे देख करके बड़ी खुशी होती है। जबकि अभी 14 अगस्त दूर है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मार्का हक में जो फतह हासिल की है, उसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन भी मजबूत हुई है और पाकिस्तान का नाम भी हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हर जगह रियाद में भी की थी, जब वो अभी मशरक़ वस्ता के दौरा पे थे, वहां भी वो तारीफ कर रहे थे। लेकिन अभी हालिया जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें पाकिस्तान का बड़ा खुल के उन्होंने तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि वो बड़ी रिमार्केबल चीजें भी बनाते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं और तिजारत के हवाले से उन्होंने फिर इंदिया दिया है। यानी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो वो एक अच्छे नहज पर इस वक्त नजर आते हैं। दूसरी जानिब शिकस्त खुर्दा भारत, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे कई इकदामात कर रही है जिससे वैसे तो उसे पाकिस्तान से जो दिफाई हमारी कुव्वत है, जो हमने दिफा किया है, उससे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में और इस पूरे मार्का हक में, जिसमें तुर्किया भी शामिल है, जिसमें आज़रबाईजान भी है, उन दोनों के खिलाफ उसने एक कदम उठाया और कहा कि इनसे जो तिजारती और तालीमी रवाबित हैं उसे फौरी तौर पर उन्होंने मनसूख भी किया है। दूसरी जानिब जो मोदी सरकार है, उन्होंने पार्लियामेंट की ऑल पार्टीज पर मुश्तमिल, सुना जा रहा है कि 7 रुकनी वो टीम्स जो हैं या 7 टीमें जो हैं वो तश्कील की जा रही हैं, जो दुनिया भर में जाके फिर एक मरतबा पहलगाम वाक़े के बाद जो कुछ हुआ है और पहलगाम वाक़े से मुतालिक एक झूठा नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। आपने ये भी देखा कि इस्लामाबाद में यूनाइटेड किंगडम के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी भी अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें सिंतास मुआहदे के हवाले से बाकायदा तौर पर बात भी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये लाइफ लाइन है। आज शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी हुई, जिन्होंने जो अब जंगबंदी के बाद की पूरी सूरत हाल है, इसके हवाले से भी उन्हें एतमाद में लिया है। इसी सब पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉरेन अफेयर्स, उसके चेयरमैन भी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरफान सिद्दीकी साहब, क्योंकि सिफारतकारी भी बड़ी ज़बरदस्त हुई पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े के बाद, हर महाज पर पाकिस्तान की पजीराई भी हुई और पाकिस्तान को फतह भी हुई, लेकिन अब जो भारत करने जा रहा है, जैसे बार बार साबिक सिफारतकार भी कह रहे थे कि आइसोलेशन का सामना है उसे सिफारती महाज पर, वो अब एक झूठे बयानिए को लेकर के तमाम ममालिक के सामने रखने जा रहे हैं। क्या हमने ये सोचा है कि एक बड़ी, जिसे कहते तख्लीकी सिफारतकारी करनी होगी अब, जिसमें हमें पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि भारत ने किस किस्म की जारियत की और जो उसने नेगोशिएशंस के हवाले से वो जो रखता है एक मिजाज, जो कि वो नहीं करना चाहता, तवातुर से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो टेररिज्म पे बात करेंगे और सिर्फ वो बात करेंगे तो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बड़ी तफसील से तमाम हालात का जायज़ा भी लिया और तमाम ज़ाविये से इस कन्फ्लिक्ट को देखा, सफारती और सियासी लिहाज से भी, अस्करी लिहाज से भी, और इसके माबाद जो असरात कायम हो सकते हैं उनकी तरफ भी आप इशारा फरमा रही हैं। बात यह है कि भारत अगर अब इस तरह की किसी मुहिम पे निकलता है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को कायल कराए अपने बयानिए के ऊपर, तो मेरा ख्याल है देर हो चुकी है, ताख़ीर हो चुकी है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। जिस वक्त ये पहलगाम हुआ, अगर उसके फ़ौरन बाद जो कार्रवाई आज करने जा रहा है भारत, वो उस वक्त करता और दुनिया को वाकई कायल करने की कोशिश करता कि ये पाकिस्तान का किया धरा है और उसके कुछ शवाहिद लाता, उसके कुछ सबूत लाता, उसके कोई ऐसी चीज़ें सामने लेके आता, दस्तावेज़ात, जो दुनिया देखती और उसकी बात पे यकीन कर लेती। हमने तो ये कहा भी कि भाई आप इसकी तहकीकात करा लें, तफ्तीश करा लें, किसी इंटरनेशनल फोरम से करा लें, किसी एजेंसी से करा लें। सही। वो नहीं माना। दैट वाज द टाइम कि वो अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश कर सकता था। उसने अपने नैरेटिव को 10 मिनट के अंदर अंदर एक FIR में बदला, उसके बाद पूरी तरह पाकिस्तान पे मलबा डाला, कुछ नहीं सुना दुनिया क्या कह रही है, कुछ नहीं बताया दुनिया को क्या हुआ, और हम पे चढ़ दौड़ा।
और चढ़ दौड़ने के बाद वो 3-4 दिन तक मुसलसल अपनी इसी मश्क में लगा रहा कि शायद वो पाकिस्तान को नीचा दिखा देगा, शायद पाकिस्तान के जो अज़्म दफ़ा है उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। अब जब वो शिकस्त खा गया, अस्करी शिकस्त खा गया, सियासी शिकस्त खा गया, सिफारती शिकस्त खा गया, अब वो पहलगाम का अगर डंडोरा पीटने जाता है और घोड़े के आगे गाड़ी जोतने की कोशिश करता है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि अब उसकी पजीराई होने वाली है। इंडिया को ये देख लेना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान के जो डिक्लेयर्ड फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो उसके साथ खड़े रहे। जो पाकिस्तान के डिक्लेयर्ड फ्रेंड नहीं थे वो भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गए। लेकिन इंडिया के साथ सिवाय इसराइल ने जो उसकी मदद की, दुनिया का कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। जिन लोगों पे तकिया था, जिन हुकूमतों पे तकिया था, जिन लीडरों पे तकिया था, वो भी गैर जानबदार हो गए, इस सारी सूरत हाल को एक दूसरे जाविये से देखने लगे। तो भारत एक मुकम्मल हमागीर, हमा पहलू, हमा जाविया शिकस्त खा चुका है। अब वो जो भी करना चाहेगा, मेरा ख्याल नहीं है कि वो अपनी जो साख है उसे बहाल कर पाएगा, और जो उसके माथे पे एक शिकस्त का दाग लग चुका है वो शायद धुलने में नहीं आएगा। लेकिन इरफान साहब, आप नहीं समझते कि इस फतह को हमें अपने हक में अब इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तस्फिया तलब मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कशीदगी रहती है, और फिर जो कुछ भारत करता है बलूचिस्तान में और जिसके हवाले से अलग उनके मीडिया पर भी बात होती है, अब इसको हमें दुनिया के सामने बाज़ाब्ता तौर पर रखना होगा शवाहिद और सबूतों के साथ। जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। भारत के पास कोई कलभूषण नहीं है, हमारे पास कलभूषण है जो हमारे बयानिए की तायीद करता है कि भारत क्या कर रहा है। कुछ दिन पहले पहलगाम से जो कुछ जाफर एक्सप्रेस के साथ हुआ, जो शवाहिद भी हमें मिले, जो असला इस्तेमाल हुआ, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हमने इंटरसेप्ट की, उसके बाद हमारी कोताही थी कि हम अपना पूरा मुकदमा दुनिया के सामने नहीं रख सके। एक बिल्कुल झूठा बयानिया तराशने में पहलगाम में उसने कोशिश की, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं की, हम उसको पी गए। मेरा ख्याल ये है कि भारत जिस तरह के जराइम में मुलव्वस है, जिस तरह की दहशतगर्दी की वो बाकायदा परवरिश कर रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे उसने तंजीमें पाली हुई हैं, वज़ाइफ लगाए हुए हैं, असलाह फराम कर रहा है, हमें बड़ी महारत के साथ अब भारत को बेनकाब करना चाहिए। ये लिहाजदारी का मरहला अब ख़त्म हो चुका है। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो ये है कि अब जबकि भारत बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन पे चला गया है, उसके पास कहने को कुछ नहीं रहा, तो कश्मीर का कज़िया जो खुद ब खुद उठाया है, हमने, हमारी कोई एफर्ट नहीं थी उसके अंदर, हमने कोई मुतालबा भी नहीं किया था, कहीं किसी बैन अवी फोरम पे भी नहीं किया था, लेकिन ट्रंप ने एक लीडर के तौर पर यह जाना कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कज़िये का, तसादुम का, कशमकश का, कशीदगी का, तनाव का हकीकी सबब क्या है, वो दूर होगा तो ये जंग बंदी 2-4-6 दिन की नहीं, ये फिर जंग बंदी हमेशा के लिए उसी वक्त हो सकेगी। सही। तो भारत को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, मेरा ख्याल है, तैयारे गए, राफेल गए, शिकस्त हुई, लेकिन वो इशू जिसको उसने दबा दिया था, दफन कर दिया था अपने तौर पे, और शिमला मुआहदे की रूह से कह दिया था जी कि ये बाहमी चीज़ है, हम आपस में बात करेंगे, वो जो सिंध ताश को ख़त्म करते करते उसने शिमला मुआहदे को ख़त्म कर दिया, और वो कज़िया जो हमारा बाहमी था उस मुआहदे के तहत वो इंटरनेशनलाइज हो गया। सही, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आज आपकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई 1-on-1, वो मार्का हक के हवाले से क्या कहते हैं, उनके क्या तासुरात हैं? देखें, उनके तासुरात, मेरे तासुरात और आपके तासुरात बिल्कुल यकसां हैं, एक पाकिस्तानी के तौर पर और एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर बजा तौर पे कहना चाहिए जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को एक ख़ास मंतकी अंजाम तक लेके आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका आगाज़ किया, तमाम लीडरों ने इसमें अपना हिस्सा डाला, लेकिन वो लम्हा आया इसी मई के महीने में जब ये फैसला करना था कि जनाब हमें एटमी धमाके करने हैं या नहीं करने हैं। अगर आपने एटमी धमाके ना किए होते, अगर 28 मई का दिन आपकी तकवीम से खारिज हो जाता तो आज आप पाकिस्तान को मुख्तलिफ हालात में देखते। आप ये देखिए नादिया कि मई 28 के बाद से, 1998 के बाद से एक कन्फ्लिक्ट कारगिल में हुआ, जंग नहीं हुई। 98 से लेके अब तक कोई जंग हम अगर शुरू भी हुई है तो जंग आगे नहीं चली। इसलिए
हमें भी पता है कि उसके पास एक टोकरी में एटमी अंडे रखे हैं, उन्हें भी पता है कि हमारे पास एटम बम मौजूद हैं, दोनों को पता है कि ये तबाही की अलामत है, लिहाजा दोनों पीछे आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। सही। तो इसलिए नवाज शरीफ का खुश होना, मुतमईन होना, जो JF थंडर 17 हमने इस्तेमाल किए, ये नवाज शरीफ साहब का मुआहदा था, वो टेक्नोलॉजी लेके आए, अब वो तैयारे खुद भी बना रहे हैं, खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्त ममालिक को बेच भी रहे हैं। सो नवाज शरीफ इस जंग के अंदर 28 मई के हवाले से, JF थंडर के हवाले से, अपनी दोस्ताना हिकमत अमली के हवाले से, आप देखें कि जो ममालिक हमारे साथ खड़े हुए हैं उनके साथ दोस्ती की जो काश्तकारी की है, जो दोस्ती की बीज बोए हैं, वो भी नवाज शरीफ ने बोए हैं। चाहे वो चाइना है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो आज़रबाईजान है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो हमारे गल्फ के ममालिक हैं, तो नवाज शरीफ जनरली खुश हैं, कौम के एक बड़े लीडर के तौर पर बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे और इस बात पे खुश थे कि पाकिस्तान फतह याब हुआ है, और ये भी चाहते थे कि हम कोई ना कोई ऐसी सूरत निकलनी चाहिए कि दोनों ममालिक की कशीदगी कम हो, और अगर कोई तीसरा मुल्क इस हमें टेबल पे बिठाता है, अमन की तरफ लेके जाता है, तो पाकिस्तान को बखुशी उस अमल में शरीक होना चाहिए। तो देखिए, बतौर लीडर, बतौर 3 बार वजीर आज़म रहने के, जाहिर है कि उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, और इसीलिए शायद इरफान सिद्दीकी साहब, आपने देखा कि इस पूरे पहलगाम वाक़े के बाद से लेके जिस तरह से भारत हर्जा सराई करने की कोशिश कर रहा था, उसने जारियत की, और फिर जिस तरह से हम मार्का हक में फतहयाब भी हुए, और जो कुछ हमारे साथ भारत ने किया, इसीलिए लोग तनकीद कर रहे थे और वो चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर बात करें। लेकिन वो क्यों नहीं बोले? क्या इस बात पर आपकी उनसे कोई बात हुई? आज ये बात ज़ेरे बहस आई क्योंकि उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना उनके सियासी जो मुखालफीन हैं उन्होंने बनाया। सियासी मुखालफीन जो हैं हमारे और नवाज शरीफ के, वो सियासी मुखालफीन नहीं हैं, वो मुखालफीन हैं जिनके दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर बोझ की कीड़ाकारियाँ भरी हुई हैं। वो नवाज शरीफ बोले तो भी मुजरिम है कि उसने ये क्यों कह दिया, वो ना बोले तो भी मुजरिम है कि वो चुप क्यों है। वो जो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो तुम, तो मामला ये है कि हमारी कोई अदा उन्हें पसंद नहीं है। नवाज शरीफ ने अगर सड़क पे आके आम एक आदमी की तरह नारा नहीं लगाया तो नवाज शरीफ क्या आपके उस एटमी प्रोग्राम के अंदर मौजूद था या नहीं था, जिसने इस जंग को रोका, जिसने भारत को रोका, जिसने भारत को मजबूर किया कि वो जाके अमेरिका के घुटनों में बैठे, पाँव में बैठे और कहे जंग बंदी कराओ। JF थंडर तैयारे जो हैं वो नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ के मैं शुरू में कह चुका हूं कि अगर 28 मई आपकी तकवीम में ना होता और 28 मई में नवाज शरीफ ने किन हालात में ये किया, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुसल्लह अफवाज के 3 सरबराहों में से 2 ने नवाज शरीफ का साथ नहीं दिया। वो कह रहे थे जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है एटमी धमाकों की। सिर्फ एक मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो था, एक सेगमेंट का, उसने हिमायत की। तो आज आप ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए नवाज शरीफ की तरफ रुख करके और बम्बारमेंट करने का। अगर आपको और कुछ नहीं मिलता, अगर आपको अपनी फतह के शादियाने नहीं बजाने, अगर आपने अपनी फ़ौज के गले में हार नहीं डालने, अगर आपने अपने शहीदों के नगमे नहीं गाने, अगर आपने गाजियों को थपकी नहीं देनी, अगर आपने अपने जख्मियों पर मरहम नहीं रखना और सिर्फ नवाज शरीफ को गाली देनी है, तो कम अज़ कम उसके कारनामे भी देख लेना कि ये जंग की जो फतह आपने हासिल की है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा इरफान साहब। देखिए, आपने एटम बॉम्ब्स का जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपने JF-17 का जिक्र किया, दुरुस्त फरमाया। और लेकिन आप नहीं समझते कि ये वो लीडर हैं जिनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मैं बात तहरीक इंसाफ की नहीं कर रही। आपने लियाकत बलोच साहब का बयान भी देखा होगा, हाफिज नईम का भी देखा होगा, इवन बहुत सारे सहाफ़ी भी ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कुछ तो कहें, क्योंकि हर फ्रंट पे किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ जरूर कहा है। अपनी तही आम आवाम ने इतना कुछ कहा है, इतना अग्रेशन शो किया है, वो जिसे कहते हैं ना ललकारा है बाकायदा भारत को और मोदी सरकार को। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये लिहाज के हवाले से लोगों में ये सवाल जरूर उठते हैं कि क्यों, आखिर क्या वो इस निज़ाम से नाराज है इसलिए कुछ नहीं कह रहे, या कोई और बात है? कोई इस निज़ाम देखें नादिया, इसको ज़रा इस ज़ाविये से देखिए
कि नवाज शरीफ कोई आइसोलेटेड एक शख्सियत नहीं है। नवाज शरीफ इस निज़ाम का हिस्सा है, और इस निज़ाम का हिस्सा इस तरह है कि पाकिस्तान के ऊपर उसकी जमात की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून जिसका वो सदर है वो हुक्मरान है, और अगर वो वज़ीर आज़म जो बोलता है वो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बोल रहा है, वो नवाज शरीफ बोल रहा है, वो नवाज शरीफ का बयानिया बोल रहा है। बड़े सूबे में, सबसे बड़े सूबे में उसकी बेटी बोल रही है। एक जमात जो है उसका बयानिया पूरी तरह सुबह से शाम तक चलता रहता है, उसमें नवाज शरीफ नहीं बोल रहा होता है। मैं जब बोल रहा होता हूँ, मैं अब बोल रहा हूँ, तो नवाज शरीफ नहीं बोल रहा। बिल्कुल सही। तो सर इसको भी कंफर्म कीजिए ना, इसको भी कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये दुरुस्त है, जैसे कि अफसार आलम साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब बाकायदा 2 दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे जब ये ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा था, इज दैट राइट? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो इस्लामाबाद ज़रूर आए हैं और इस्लामाबाद में रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो तमाम मालूमात जो वज़ीर आज़म के पास आती थी वो उन मालूमात की तक रसाई नवाज शरीफ साहब को भी थी। हर चीज़ में उनकी रहनुमाई भी हासिल थी, उनकी तवज्जो भी हासिल थी, उनकी शफ़क़त भी हासिल थी, उनकी दुआएं भी हासिल थी। सिर्फ उन लोगों को नारे नहीं मिल रहे थे जो कहते हैं नवाज शरीफ चुप है, बाकी नवाज शरीफ हर जगह मौजूद था। अच्छा, आज एक बयान उनसे मंसूब सामने आया जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि तमाम पार्लिमानी जमातों का यक ज़बान होना मुल्क की दिफा के लिए उसे खुश आइन उन्होंने करार दिया है। और इसी हवाले से आप ये देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर भी बार बार ये कहते हैं कि एक सियासी सीज़ फायर भी होना चाहिए। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी इरफान सिद्दीकी साहब, हुकूमत क्या सोच रही है, आपकी जमात क्या सोच रही है? होना चाहिए, अच्छी बात है कि सब मिलकर अब आगे बढ़ें, और इस पर बाकायदा अंसार अब्बासी साहब ने तो, बल्कि आप वो स्टोरी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, माशाल्लाह आप पढ़ते भी काफ़ी हैं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि शहबाज शरीफ साहब की जो कौमी मज़ाकरात की पेशकश है उसे इमरान खान साहब ने कबूल करते हुए बाकायदा ये कहा है कि बस मीडिया की चकोचौंध से दूर रहना है और इस मज़ाकरात में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। सो हो क्या रहा है ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त? देखिए नादिया, पहली बात तो ये है कि जब आप सीज़ फायर की तरकीब इस्तेमाल करती हैं ना, तो सीज़ फायर उस वक्त होता है जब दो तरफ से फायर हो रहा होता है। तो सीज़ फायर का मतलब है फायर ख़त्म कर दो। जब एक फरीक फायर कर रहा हो और दूसरा सिर्फ फायर खा रहा हो, सिर्फ गोलियां खा रहा हो, सिर्फ गालियां खा रहा हो, तो सीज़ फायर वो फरीक जो कर रहा है वो नहीं करेगा। तो इस वक्त तक PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, हुक्मरान जमातें हों, कोई ऐसा नहीं है जो उन पे बम्बारमेंट कर रहा है। वो 9 मई वो करते हैं, वो अप्रैल में जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया वो करते हैं, तहरीकें वो चलाते हैं। अब फिर वो कह रहे हैं जी कि हम तहरीक चलाएंगे, अभी सांस नहीं लिया, अब हम फतह के जश्न मना रहे हैं, तशक्कुर के दिन मना रहे हैं, और वो फिर तहरीकों पे आ गए। सर एक मिनट, आई एम सो सॉरी, हाँ आप बिल्कुल, मैं कता कलामी की रियली माफ़ी चाहूँगी, लेकिन वो कहते हैं कि वो सीज़ फायर इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं हमारी रैलियाँ तक रोकी गई हैं यौम तशक्कुर की, जिसमें हम फतह मनाना चाह रहे थे, हमें उठा के बंद किया गया। तो कहते हैं आप लोगों ने करनी है ये सियासी सीज़ फायर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इस तरह की बातें, इस तरह के बयानिए, इस तरह की बेबुनियाद इल्ज़ामात में वो बड़े माहिर हैं। रैलियां रोकी गई, कौन सी रैली है भाई? 4 बंदे नहीं निकले, रैली आपकी कहाँ निकली है? मुझे बताएं तो सही। तशक्कुर की रैली को छोड़ें, आपने जो एहतजाज की रैलियां निकालने की कोशिश की है बड़े जतन करके, मैं लाहौर में आज बैठा हुआ हूँ, 4 बंदे लाहौर से नहीं निकले आपके। कौन सी रैली है जो आपको रोकेगी? और किसी को रोकने की ज़रूरत क्या है? इस तरह के इल्ज़ामात इसलिए लगाते हैं कि वो अपने लीडर को बता सकें, जो जेल में बेचारा पड़ा है, कि जी हमने तो बड़ी रैली निकाली थी, वो मरियम नवाज ने रोक ली, वो डंडे मार के रोक ली। भाई बहादुर दलेर जरी आदमी हो तुम, पेट्रोल बम चलाने वाले आदमी हो तुम डंडों से कहाँ रुकते हो? आपके साथ कोई लोग हैं नहीं जो आप बाहर निकलने के लिए तैयार हों। इल्ज़ाम आप हुकूमत को देते हैं, कोई नहीं रोक रहा इनको। और ये खुद जब कायल हो जाएंगे और मायल हो जाएंगे कि सीज़ फायर हमने करना है और हमने बात करनी है, मैं खुद उस मुज़ाकराती टीम में रहा हूँ, ये कोई बातचीत नहीं करना चाहते। ये आते हैं, फिर अभी भी हम अगर इनके राह में फूल बिछाएं, सुर्ख कालीन बिछाएं, कमरे खोलें, गद्दे लगाएं और कहें जी आओ बैठो बात करो, ये एक दूसरे को देखते रहते हैं कि यार हमारे मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जो खान साहब को नागवार गुजरे। और 2 बातें करने के बाद तीसरी बात ये होती है हमें खान साहब से मुलाकात का मौका दें जी।
भाई आप में एतमाद नहीं है, आप में यकीन नहीं है, आपको मैंडेट नहीं दिया गया, आप क्या बातचीत करना चाहते हैं? आज भी देखिए, एक कहता है जी कोई बातचीत नहीं हो रही, दूसरा कहता है जी कि एक 10 निकाती फार्मूला मैंने देखा है, एक बड़े एंकर साहब ने निकाल दिया जी कि मामला तय हो गए। कोई मामला तय नहीं हुआ। हाँ, एक चीज है सॉलिड जो मौजूद है, वो है शहबाज शरीफ साहब की पेशकश। उस पेशकश के अलावा ना खान साहब से किसी की मुलाकात हुई है, ना हमने कोई एलची भेजा है, ना किसी और तरफ से कोई कासद गया है। वो खुद ही ख्वाब में कासद बनाते हैं, नामे लिखते हैं, पैगाम बनाते हैं, मीडिया को बताते हैं ये हो गया, अगले दिन खुद ही कहते हैं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो एक अजीब आशोब का शिकार हैं, सुराब में भटक रहे हैं। जहाँ रेत का टीला नजर आता है तो समझते हैं तालाब है और उसकी तरफ लपकते हैं। वो एक जमात के तौर पर अपना तशख्खुस खो चुके हैं। जब वो एक जमात बनेंगे, संजीदा होंगे, सॉलिड अपना एक एजेंडा बनाएंगे, अपना एक नुक्ता नज़र लेके आएंगे। जी हम ये चाहते हैं। वो कहते थे, पहले कहते जी अगर इमरान खान को रिहा नहीं करोगे तो जंग नहीं लड़ोगे। इमरान खान जेल में है, जंग लड़ भी ली, हम फतह याब भी हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब सुन ले मेरा जुमला तो सुन लें। इमरान खान को नहीं निकालोगे तो इकानमी बर्बाद हो जाएगी। इकानमी भी हमने ठीक कर ली है। भाई किसी फर्द के अंदर होने से ना मुल्क रुकते हैं, ना मुल्कों का आगे बढ़ना रुकता है। जरदारी साहब 10 साल अंदर रहे हैं तो मुल्क चलते रहे, नवाज शरीफ अंदर रहे, मुल्क चलते रहे। ये ऐसी कौन सी शख्सियत है कि अपने जराइम के सिलसिले में जेल में जाएगी तो मुल्क जामिद हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ इरफान सिद्दीकी साहब की जो सोच पाई जाती है वो ये है कि इस मार्के में फतह हासिल की पाकिस्तान ने, और इमरान खान साहब जो उनकी डिमांड भी थी बाहर निकलने की वो भी नहीं हुआ। यानी आप लोगों की पोजीशन आप समझते हैं मजीद मजबूत हुई है? नहीं, आप क्या समझती हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या समझते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आपके आसपास बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछें वो क्या समझते हैं कि क्या हम कमज़ोर हुए हैं? नहीं, हम मजबूत हुए हैं भाई। पाकिस्तान मजबूत हुआ है, आप मजबूत हुई हैं, मैं मजबूत हुआ हूँ, हर पाकिस्तान का बच्चा मजबूत हुआ है एक लिहाज से। दूसरे लिहाज से जो मैं कहता हूँ कि जो लोग पाक फौज को गाली देते थे, जो लोग जनरल आसिम मुनीर को गाली देते थे, जो लोग सुबह शाम इसी के वजीफे खाते थे, वो कमज़ोर हुए हैं। जिस तरह मोदी को शिकस्त हुई है इसी तरह उन्हें भी शिकस्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस होंगे तो ये जो पूरी सिचुएशन है, यानी मार्का हक के बाद सियासी फ्रंट पर, यानी डोमेस्टिक फ्रंट पर, इस पर बात करेंगे किसने क्या खोया और क्या पाया। वेलकम बैक। मार्का हक की फतह ने जहां पाकिस्तान का नाम आलमी दुनिया पर बड़ा मजबूत तरीके से सामने लेकर आया है और पाकिस्तान की पोजीशन भी मजबूत हुई है, वहीं अब ये बात भी हो रही है कि डोमेस्टिक फ्रंट पे, यानी जो अंदरूने खाना मामलात हैं, इसमें किस हद तक कोई तब्दीली आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत जिसको 8 फरवरी के बाद बड़ी तनकीद का सामना था, इस मार्का हक में फतह के बाद जिस तरह से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और दुनिया में जो सिफारतकारी की गई, इसके बाद हुकूमत की पजीराई भी हुई है, और क्या आप समझते हैं कि उसकी पोजीशन जो है वो मजीद मुस्तहकम हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। लगी लिपटी बगैर जो तो हो रही थी बौछार मुख्तलिफ किस्म की बदजुबानी की हमलों की, हुकूमत से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो ज़ेर-ए-ताब थी 8 फरवरी के बाद। सही। और अब तो ज़ाहिर है पजीराई भी एस्टैब्लिशमेंट की हो रही है। हुकूमत उसकी जो है सेकेंडरी बेनिफिशियरी है। असल बेनिफिशियरी जो है, जो पहले अगर हालात की जो तंगदामनी थी और जो कुछ हो रहा था और जिस तरीके से आड़े हाथों लिया जा रहा था, तो एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया जा रहा था, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो मुल्क के अंदर एक पोलराइजेशन थी, तो जाहिर तो हुकूमत और या मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ में थी, लेकिन असल तो वो पोलराइजेशन भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या उनके ऊपर जो है इमरान खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी को उकसा रखा था और अपने पूरे सोशल मीडिया को अनलीश कर रखा था, और उनको जो है एक नया उन्होंने
ऐसा तूफान बदतमीजी है जो पाकिस्तान में कहीं देखने में नहीं आया था। और उनके साथ ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान के फौज दुश्मन है, हिंदुस्तान है, बाहर के जो कई लोग हैं, कई और ममालिक, इजराइल है, वो भी सारे के सारे उसके अंदर हिस्सा बकदर जुस्सा वो डाल रहे थे। तो 10 से मई के बाद मेरा ख्याल है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है। अब तो उनके लिए इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बंदा बात करता है वही खुद ही जो है जो उसको मूंगी खानी पड़ती है। और आपने देखा नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं पिछले 7, 8, 10 दिनों से अब वो उनको जो है थकते नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें करते, बहाने मांग मांग के एस्टेब्लिशमेंट की मदद सराई कर रहे हैं, पिजराई कर रहे हैं। और इन माहौल में कुछ इम्कान भी लग गया था कि इमरान खान साहब भी शायद अब थोड़ा बहुत मुतासर नजर आते हैं कि जो मुज़ाकरात का जो हम सुन रहे थे सही, तो उसी ही पैराए में है, ये उसी के जो है परतों में है जो मुज़ाकरात हो रहे थे, अच्छा, या होना चाह रहे हैं। तो सर ये सब अच्छे की रिपोर्ट है सेशन के लिए जी। बहुत बड़ा काम है, गैर मामूली काम किया उन्होंने। जैसे आपने कहा ना कि मुक्तदरा जो है जो वो इंतहाई मजबूत और हुई है, और उसके हवाले से इमरान खान साहब की जमात ये दावा करती थी कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान जो फासले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ही दूर कर सकते हैं। यानी ये मफरूज़ा था, और ये सब इस पूरे मार्के के बाद जो मार्का हक हुआ है ये खत्म हुआ। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, ये अब कायम रहेगा या ये सिर्फ पाकिस्तान की दिफा की हद तक है? पहली बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान, आपका बड़े इंटरेस्टिंग आपने कमेंट दिया है कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान में फासले हुए हैं, इमरान खान साहब भी उनको दूर कर सकते थे। बीबी इमरान खान साहब ने ही तो ये दूरी पैदा की है। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी कि जो आप जो ये दूरी चली थी वो तो इमरान खान साहब के नैरेटिव पे थी, वही सोशल मीडिया था जिसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, जिसको फीड कर रहे थे, जिसको बयानात दे रहे थे, जिसको चला रहे थे। तो दूरी तो इमरान खान साहब ने पैदा की, सही की गलत की इसमें जाए बगैर। लेकिन इमरान खान साहब ने ये उनको एक, और जनरल आसिम मुनीर साहब के तो वो बदकिस्मत आदमी है कि आपने उनको उस वक्त आड़े हाथ में लिया जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च किया। एक लंबी दास्तान है, क्या पढ़ते हैं, एक शर्मनाक किस्म की कहानी है, तकलीफ होती है उसको दोहरा के भी कि एक सियासी जमात जो है वो किसी लेफ्टिनेंट जनरल की तैनाती रुकवाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है तो लॉन्ग मार्च करे और रावलपिंडी की तरफ हल्फ ले, लोगों से हल्फ ले लेके जाए कि आप आए कि जिहाद अकबर है ये तैनाती रुकवाना। अब क्राइसिस ये थी कि ये सब कुछ करने के बाद अब तहरीक इंसाफ को आगे के लिए देखना है, उनको सोचना है कि जी उनके जब तक वो अपनी जो गलती है उसका वो अहाता नहीं करते और जो उनके ब्लेंडर्स हुए हैं उनको जो सियासी हिकमत अमली है उसके अंदर एक उनको कुछ थोड़ी सी हिकमत लानी है, दानिशमंदी लानी है, कोई एक जिसको कहने चाहिए उसको सेन बनाना है ताकि वो पता चले कि उन्हें आगे चलना है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नादिर मौका है कि ये जो इस माहौल है वो उनके बहुत ज्यादा हक में है। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान ने, अल्लाह ताला ने ये इतनी ताकत दी है कि 70 साल से मैं ये देख रहा हूँ, बल्कि अब तो कम पेश 72-73 ईयर्स हो गए हैं जब से ये ताकत एक्सरसाइज होनी शुरू हुई है। तो वो ताकत जो है हमेशा जो है वो कामयाबी के साथ जो है अपने मकसद में कामयाब हुई है और ताकत के बलबूते पे सब कुछ कर गुजरे हैं। तो अब जबकि आपको पहली दफा एक अवाम के अंदर भी पिजराई मिली है और ये 1965 में अयूब खान को भी मिली थी 1965 की जंग के बाद, वो इंतहाई गैर मकबूल हो गया था। फातिमा जनाज जैसी मकबूल रहनुमा कायदान की हमशीरा को शिकस्त देने के बाद तो उसने उसका फायदा नहीं उठाया था। चुनाचे 4-6 महीने बाद जब इसका असर टूटा और जब ये एक आप कहते हैं कि नशा टूटा, ये जो अब जीत का जो उसका जो आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी इज्जत और मकाम दिया है जिससे मैं मुतारफ नहीं था कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबारों की शायद सुर्खी है, रोनाल्ड रेगन रोजाना नाम ले रहा है। आपके यहाँ धड़ाधड़ को अहमद आता नहीं था, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आए हुए है, थोड़ी देर बाद अचानक कल पता चलेगा कि
मार्को रूबियो पाकिस्तान बैठे हैं, आज फलाना आ रहा है, ये अब देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट मुल्क आपका बन गया पाकिस्तान, और इज्जत के साथ, और सारे उसके इस्लाम से नाम ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मौके से वो इस मुल्क के अंदर एक सियासी कोई हल भी निकाले, क्योंकि उससे सरफ नजर करना या उससे जो है जो नजर चुराना जो है वो कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अमलन जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देंगे पाकिस्तान को, हमारा बुरान, हमारा क्राइसिस जो है वो हल नहीं होगा। और ये जो होगा ये देर पर अमल नहीं हुआ, जो आज एक अच्छे दौर से गुजर है और सारी काम खुशबाश है, मुबारक सलामत चल रही है, ये लास्ट नहीं करेगा। ओके, तो सर आप जैसे कह रहे हैं तहरीक इंसाफ का भी आपने जिक्र किया, वो किस तरह से फायदा उठा सकती है, अपने लिए अब स्पेस क्रिएट कर सकती है सीज फायर का? तो बार बार बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, वो कहते हैं सियासी सीज फायर होना चाहिए। इस चीज को क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बैठ के बात की जाए, या इनको वापस हुकूमत के साथ खुद से मुज़ाकरात का अब इंदिया देना चाहिए? देखिए, हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात का मतलब है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और हम अपने उनको कुछ मैंडेट दे देंगे और इस पर राय में आप हुकूमत के साथ मामला करें, तो वो तो हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होंगे और तहरीक इंसाफ उसके अंदर जो भी अगर उसमें दिलचस्पी ली और संजीदगी दिखाई तो किसी जो है बेल किसी मोड़ चढ़ेगी। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत को ये कहा कि इनको सिर्फ रखाओ या ना करो, या एस्टैब्लिशमेंट अल्टीमेटली जो है उस मुज़ाकरात के अंदर अपना हिस्सा ना डाला, तो उससे ये हासिल होगा, उसको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अमलन तो मुज़ाकरात जो बगैर अल्फाज चबाए इन लैटेंट स्पिरिट तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में जब तक मामला फहमी नहीं होती, जब तक इनके ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होते, क्योंकि इसमें दो ही फरीक है, एक तहरीक इंसाफ है और एक एस्टैब्लिशमेंट है। सही 2-2.5 साल से हम इन्हीं को तो डिस्कस करे थे टीवी पे। ये तो जंग ना छिड़ती तो फिर हमारा रात का तमाशा क्या था, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, आज मुलाकात हुई, आज नहीं हुई, आज फलानी, आज बयान आ गया, फलां हो गया, आज खाना मिला, आज नहीं मिला। ये हम 2.5 साल से लगे हुए हैं। लेकिन अब क्राइसिस ये है कि जी ये जो मुज़ाकरात है, इमरान खान साहब को ये बात समझनी होगी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में वो अपनी शराइत नहीं रख सकते। कंसेशन कितनी लेंगे ये अलबत्ता हो सकता है। मतलब मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है कम से कम जो उनकी डिमांड है, कम से कम वो ये कि इमरान खान साहब अपने आप को अलग कर लें, जो नवाज शरीफ से की कि आप पार्टी बेशक खाकान अब्बासी को दे दें, शहबाज शरीफ साहब को दे दें, अपने आप को मिनहा कर दें। आप देखें नवाज शरीफ साहब कहीं नजर आते हैं किसी जगह पे? हफीजुल्लाह नियाजी साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार हफीजुल्लाह नियाजी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आखिर में फिर आपने क्योंकि जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का, तो मैं ये जानना चाहूंगी, बड़ी तनकीद हुई उन पे, वो तब भी खामोश रहे। उसके बाद उनकी पार्टी ने अलबत्ता ये जरूर कहा है कि मशावरत में वो साथ थे, ऑपरेशन उन्होंने डिजाइन किया था। इतने कच्चे सियासतदान तो वो नहीं कि वो ऐसे चुप रहें और तनकीद भी होती रहे फिर भी ना कहें। इसको कैसे आप देखेंगे, क्योंकि आप उन्हें बड़े क्लोजली जानते हैं, उनकी सियासत को भी? बीबी, पहली बात तो उससे ये है कि बहुत ही उन्होंने मजाक उड़वाया उनकी पार्टी ने, कोई जरूरत नहीं थी। जब मियां साहब खुद एक देखो वो आम आदमी नहीं है, मियां साहब बहुत, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो बड़े गहरे आदमी है, बहुत मैच्योर है, बड़े जहादीत है। वो खामोश है तो नेचुरली उसके पीछे उनका पूरा एक निजाम है। अच्छा है बुरा है, मैं एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ, वो एक पद पर उसके लिए चुप रहे हैं। वो बच्चे नहीं हैं। मैं तो मेरे सामने तो बिल्कुल पहाड़ जितनी अक्ल है उनकी मेरे मुकाबले में। अगर मेरी समझ में आ रहे हो, नादिया के आ रहे हैं कि उनको बोलना चाहिए तो नहीं बोलते, तो इसका मतलब है कि उनके पास भी कोई उनकी कहने की कोई कहानी होगी जो मौजूद भी है और वो बताने में नहीं चाहते। दूसरी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब 20 अक्टूबर 2023 को आए और उसके बाद से लेके आज तक, पता क्या शायद 17 तारीख है जो भी है जी मई, आज तक जो मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें कहां शो किया कि वो एक्टिविटीज मुल्क के पॉलिटिक्स में वो करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पार्टी के टिकट तक तो उनको जो उन्होंने इस दफा पार्टी टिकट जिस तरीके से दिए हैं, मियां साहब को 10वीं दफा ये पार्टी टिकट बांट रहे हैं पिछले 35 सालों में। सही। इस दफा उन्होंने ये क्या किया कि जी अभी 17 दिसंबर 2023 को
इलेक्शनों के नॉमिनेशन पेपरों के जमा करने की तारीख थी और पार्टियों के टिकट के इंटरव्यू चल रहे हैं 20 दिसंबर तक। यह अनहोनी थी, फिर कोई जलसा नहीं किया, किसी सूबे में नहीं गया। इसका मतलब यह है कि वो इस इलेक्शन के बारे में अपनी एक जो एक एपैथी है, अपनी एक जो बेतनाई है, एक जो ना चाहना उसको है, वो जाहिर कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी उनसे एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्हें शफकत फरमाई, थाने बुलाया, चंद दोस्त थे हम 2-3 और हमारे साथ बड़ी तफसीली मुलाकात, 2-3 घंटे भी मैं कहूँ तो शायद काम होगा। अब मैंने बस ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि बजाले पर उन्हें महसूस होना दियो कि वो पुराने वाले नवाज शरीफ साहब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे मेरे जैसे बंदे जो उनके ऊपर जो शाकी थे और कर रहे थे जी कि दाल में कुछ डाला, तो नजर आता था कि वो हमने भाप लिया कि नहीं है नवाज शरीफ साहब, बहरहाल वो नहीं है। अब उन्होंने नहीं किया तो उसके ऊपर आप जो है ये जो कहानियां डालना कि ये करना, उससे क्या हुआ? एक खामखा एक बंदे को आप उनसे अमला किया तो चंद दिनों बाद ये पूछा बंद हो जाता। फिर दूसरी बात यह है उनका सगा भाई इक़्तिदार में है और वो हर महाज में जा रहा है, वो पूरी तरीके से आपके हर जगह कर रहे हैं, तो काफी है। यही कहना काफी है कि जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया वही नवाज शरीफ का था। लेकिन बताना कि नवाज शरीफ ने ये प्लानिंग की फलां की, मेरा ख्याल है कि सिर्फ अपना ठट्ठा उड़ाएगी, अपना मजाक उड़ाएगी। और मुझे तकलीफ हुई कि नवाज शरीफ साहब के जो है ना उनके इस्तेमाल करके या उनको सामने रख के उनकी जात को ज़ेर बहस ला के उन्होंने ये कोई नादान दोस्त ही है, ये कोई अक्लमंदी की बातें नहीं किया उन्होंने, इखलास से होगा, लेकिन अक्लमंदी की बात नहीं की। मैं इसको बहुत सख्त में तकलीफ पहुंची है जिन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के बारे में इस तरह की बातें दी है, जबकि उन्होंने खुद बताया बोले बगैर कि मैंने यही कुछ करना है। और बड़ा अच्छा, ठीक है, भाई हालात में इख्तियार होना चाहिए उसको अपने आप को बताना चाहिए। और जब उनका भाई फिर एक्टिव भी है, सही मजाक होता है ना कि पूरा खानदान या पूरी पार्टी उनकी जंग लड़ रही है, सही, और एक्टिव पॉलिटिक्स में है, सब कुछ जो है इख्तियार में है, तो काफी था। सही, ठीक हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बेहद शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे, जो नियाज़ी साहब ने भी कहा है, वही तहरीक इंसाफ से भी पूछेंगे कि क्या वो इस हवाले से मजीद आगे बढ़ने को तैयार हैं और अब क्या कोई सियासत तब्दील करेंगे, या जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने हिंट दिया है कि एक और तहरीक इज़ इन दी ऑफिंग, और वो एहतजाजी तहरीक क्या होगी, इस पर भी बात होगी राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मार्का हक में फतह के बाद इस वक्त जो डोमेस्टिक फ्रंट पर हमारे प्रोग्राम में ही हमने देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब हों या फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उनका तज्जिया ये रहा कि तहरीक इंसाफ को अब अपनी स्ट्रैटेजी कुछ तब्दील करनी होगी। इस पर ज़रा बात करते हैं कि बात तो सीज़ फायर की बार बार बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, इस हवाले से पार्टी की पॉलिसी क्या है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इन फोकस हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर कौमी असेंबली भी। अली मोहम्मद खान साहब, सीज़ फायर का जिक्र तो हो रहा है, सियासी सीज़ फायर का, बैरिस्टर साहब बार बार ये कहते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इस पूरे मार्के में बार बार ये जिक्र था पहलगाम वाक़े के बाद जब भारत जारियत कर रहा था कि इमरान खान साहब को निकाला जाए, इमरान खान साहब ही कौम को लीड कर सकते हैं, ये बात उमर अयूब साहब भी बार बार कहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह हुई, इसमें आप सब लोगों ने भी यकज़बान होकर बिल्कुल अपना अमल दखल जो शहर है वो डाला, लेकिन इस चीज़ की नफ़ी हुई। लिहाजा तज्जिया निगार ये कहते हैं कि अब कुछ सियासी तौर पर आपको तब्दील करना होगा और अपने हक में इस्तेमाल करें इस पूरी फतह को भी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, अल्लाह करे कि इसके बाद भी इससे बड़ी फतह मिले, लेकिन शायद हमारी इस जनरेशन में ये बहुत बड़ी फतह में मिली है। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान और भारत का बारहा टकराव हुआ। 65 की जंग में भी अल्लाह ने हमें फतेह दी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अपनी कमजोरियों की वजह से, कुछ रेशा दवानियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से 71 में हमने अपना आधा मुल्क गंवाया। लेकिन ये जो अभी मार पड़ी है भारत को, मैं समझता हूं उनकी कई नस्लें इसको याद रखेंगी। अब ये जो मार पड़ी है, पहली बात तो ये है
कि इस पे हमें बहुत हम्बल होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि मुश्किल सूरत हाल थी, अचानक हमला हुआ और कौम पूरी तरह उस वक्त मुत्तहिद भी नहीं थी, तकसीम थी एक तरह से। और पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में फासले थे, सारी चीजें। यानी कि अगर आप कैलकुलेशंस पे जाएं तो दुश्मन ने कैलकुलेशंस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से की थी हमारे खिलाफ आने की, लेकिन पाकिस्तानियों ने बता दिया कि जब भारत ने हमला किया, हम अपोजिशन ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपनी सारी तकलीफें एक साइड पर रखी और एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान पे हमला है, वी आर ऑल वन। द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोक विद वन वॉइस, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब उसके बाद जो कौम मुत्तहिद हुई है, यस आई एग्री विद यू, ये जो कौमी यकजहती की फजा है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन देखें इस तरह की एक बनावटी बातों से नहीं होगा, अमली एक कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे। एंड फॉर दैट, फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यू नीड इमरान खान आउट। अगर खान साहब के बाहर लेके आते हैं और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो ये मॉरल हाई इस कौम को मिला है, मैं समझता हूं ये आगे कंटिन्यू होगा। आगे इलेक्शन हो, जो भी आपने नतीजा निकालना है, कोई पाकिस्तानी ही आके हुकूमत करेगा ना, किसी भारतीय ने तो नहीं आके करनी। लेकिन इस मौके को ना गंवाएं। आई एग्री विद यू। अच्छा, लेकिन सर, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि अफवाज पाकिस्तान में और एस्टैब्लिशमेंट में और अवाम में फासले हैं जो इमरान खान दूर कर सकते हैं। इसकी भी नफी हुई इस पूरे मार्के में, क्योंकि पूरी कौम बिल्कुल उनके साथ थी और आज भी उनके साथ है। और हर जगह आप देख रहे हैं किस तरह से यौम तशक्कुर, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लिहाजा आप नहीं समझते कुछ स्ट्रैटेजी आपको भी तब्दील करने की अब जरूरत होगी? देखिए, मैं आपकी इस बात से तो एग्री नहीं करता। ये सवाल ही तकसीम पैदा करेगा, क्योंकि मैं इसके जवाब में अपनी पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान, मेरी जमात पाक फौज के खिलाफ नहीं है। मैं साफ बगैर लगी लिपटी बात कर रहा हूं। ठीक, इमरान खान ने बारहा ये कहा है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। आज अगर आपकी फौज या अस्करी जो हमारी अफवाज हैं, बिलखुसूस आपके जो एयरफोर्स है, वो खुदा न खास्ता कमजोर होती या ना होती, माज़अल्लाह, इस वक्त हमारी हालत गजा जैसी होती, उससे भी बुरी होती, खुदा न खास्ता। तो ऐसी तो बात ही नहीं है। जब भी पाकिस्तान पे इस तरह की बात आएगी, फिर कोई पीटीआई नून लीग नहीं है। ये हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा एक कल्चर है। पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे से कंधा मिला के मिल के दुश्मन को शिकस्त देना जानते हैं। लेकिन यह यकसर इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का रोल रद्द कर देना ज्यादती होगी नादिया साहिबा। उसकी वजह यह है कि ऐन जंग के दौरान जब मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के मुंह से मोदी का लफ्ज निकलना मुहाल था, इमरान खान साहब ने जेल की काल कोठड़ी से अजली दुश्मन हिंदुस्तान, रिवायती हरीफ को वहां से चैलेंज किया और उनके इस एक मैसेज ने पूरी कौम को इकट्ठा किया। हमारे सोशल मीडिया वॉरियर, जिनको टेररिस्ट कहा जाता था, वो सारी रात लड़ते रहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कौम को इकट्ठा किया। मैं खुद 18 घंटे कंटिन्यूस बैठा रहा। जब ये 10 जब तक जीत नहीं हुई, कोई नहीं जो है वो सोया। सारे आप, मैं, हम सब बेशुमार सारे पाकिस्तानी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पीटीआई, सब जागे, सब लड़े, कुछ शाहीन हवा में, कुछ जमीन पे। तो ये मुश्तरका जीत है। इसमें तोड़ना पैदा कीजिए कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं ये समझता हूं हम सब ने मिलकर जीता है। तो फिर अपने लिए अब ये स्पेस पैदा करें ना। मैं वही आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या पार्टी के लेवल पर कोई हिकमत अमली है कि इस सियासी सीज फायर की आप मुतालबा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? क्योंकि आज तो आप लोगों ने एहतजाजी तहरीक का सलमान अकरम राजा साहब ने इंदिया दिया है, बजाय ये कि कुछ और किया जाए। फिर वही तहरीकें जिससे कुछ हासिल नहीं हो सका है तहरीक इंसाफ को। देखिए, हम अपनी कोशिश करेंगे। अदालतों में हम ऑलरेडी हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी हम हैं। एहतजाज हमने इसलिए करना है पुरअमन। इमरान खान साहब की रिहाई हमें मकसूद है। हमारा जो काम था बतौर अपोजिशन, मैं समझता हूं हमने उससे बढ़ के किरदार अदा किया। किसी पे एहसान नहीं है, ना सिर्फ मुनीर साहब पे, ना शहबाज शरीफ साहब पे। ये हमारी ड्यूटी है कि जब माँ पे हमला होता है, बेटा हाथ बढ़ा के वो हाथ जो है वो उखाड़ के बाहर फेंक देता है। दैट्स व्हाट वी पाकिस्तानीज डिड। बेटे बेटियां सब मिलके लड़े हैं पाकिस्तान के लिए। अब जिम्मेदारी अब बॉल एस्टैब्लिशमेंट के कोर्ट में है और हुकूमत के कोर्ट में है। हमने तो जो करना था कर दिया। टिपिकल तो रिएक्शन ये होता कि हम नाराज होकर बैठ जाते। नो, दैट वाज द टाइम टू टेक स्टैंड फॉर पाकिस्तान। नाउ इज देयर रिस्पांसिबिलिटी कि वो इसको एक पुरअमन हल की तरफ लेके जाएं। एक नुक्ता यहां पे अहम है और वो ये है कि ऐन जंग के दौरान
जब शहबाज शरीफ साहब ने आके एक ऑफर की हमें, डायलॉग की जी, उसको बैरिस्टर गौहर ने रद्द नहीं किया, ना उसको 100% एक्सेप्ट किया, उसको एग्री किया और ये कहा कि हम इस पे इमरान खान साहब से फाइनल राय लेंगे। ठीक है। और स्पीकर साहब को दावत दी कि आप इसमें किरदार अदा कीजिए। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने हुकूमत की दावत को रद्द नहीं किया, लेकिन फैसला ना मैं करूंगा ना गौहर साहब करेंगे, फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे। खान साहब तक रसाई दीजिए ताकि सियासी क़यादत के साथ बैठें, अगर इसका कोई पॉलिटिकल हल निकलता है तो फबिहा, नहीं है तो फिर हमने अपने लीडर के लिए कुछ तो करना है। हाथ पे हाथ भरे बैठ के तो नहीं रह सकते। देखिए, ये तो बड़ी खुशाइन बात है जो आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने उसको रद्द नहीं किया, वेलकम भी किया है और इसके ऊपर लास्ट बात जो है वो इमरान खान साहब मशरूत किया, ठीक है, मशरूत किया है। लेकिन आपकी नजर से भी गुजरी होगी कि सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को इसकी इजाजत दे दी है कि डायलॉग हो। मैं इसीलिए ये जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ ये खबरें भी हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि बाकायदा तौर पर मिलकर और फिर ये बात सामने आएगी। देखिए, अंसार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे पास कोई जराए नहीं है कि मैं उनकी बात को रद्द करूं, क्योंकि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद जब 25 को मैं 2 घंटे अडियाला के बाहर बैठा रहा, उसके बाद से 5 साढ़े 5 महीने हो गए हैं मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो मैं खुद तो मिल नहीं पाया। गौहर साहब ने इस इशू पे अभी तक हमें एतमाद में नहीं लिया। हो सकता है कोई बात वो ना चाह रहे हो डिस्क्लोज करना। अगर इमरान खान साहब की रिहाई होती है किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, उसके लिए गौहर साहब को किरदार अदा कर रहे हैं, मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं साथ साथ ये बात जरूर करूंगा कि डायलॉग के साथ एहतजाज भी एक ऑप्शन है और एहतजाज के ऑप्शन को हम रद्द नहीं कर रहे, लेकिन हमने डायलॉग के रास्ते को भी बंद नहीं किया। गौहर साहब ने, मैं दोबारा रिपीटिंग द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, गौहर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे शहबाज शरीफ साहब की दावत को खुशाइन कहा कि स्पीकर इसमें रोल अदा करें, फिर ये कहा कि हम इमरान खान साहब से इस पे इजाजत लेंगे। क्या उन्होंने इजाजत ली है ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।